Myself डॉक्टर सावित्री चौधरी, भारतीय टीचर ट्रेनिंग कॉलेज आनंदपुरा कोटा। मैं आपका भारतीय टीचर ट्रेनिंग कॉलेज यूट्यूब पे जो हमारा चैनल बना हुआ है उस चैनल के माध्यम से मैं आपका स्वागत करती हूँ। और जो हमारा शिक्षण का कार्यक्रम है उसके लिए हमने आज एक नई शुरुआत सोची है, क्योंकि हम सब आप लोगों को बहुत मिस कर रहे हैं कि हमारे प्रांगण में हमारे छात्र छात्राएँ नहीं हैं। तो आज का एक अनमोल वचन है कि संसार में ज्ञान के समान कोई भी वस्तु पवित्र नहीं होती। मैं रिपीट करती हूँ, संसार में ज्ञान के समान कोई भी वस्तु पवित्र नहीं होती, अर्थात ज्ञान बहुत पवित्र है। तो हम इसी संदर्भ में आगे बढ़ते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो केस स्टडी है, व्यक्तिश अध्ययन विधि, जिसे जीवन गाथा विधि भी कहते हैं। ये आपको हम लोगों ने सेशनल दिया हुआ है, उस सेशनल का कार्य भी आप घर पे बैठ के पूर्ण कर सकते हैं। और ये जो हमने चैनल आपके लिए शुरू किया है, इसीलिए शुरू किया है कि आप स्वस्थ रहें और अपना शिक्षण का कार्य भी आप करते रहें, अपने घर में रहें, सुरक्षित रहें। और इस वीडियो के हमने 3 या 4 जो भी हमसे बन पड़ेगा उतने हमने वीडियो बनाए हैं और एक एक करके हम आपको YouTube पे ये वीडियो डाल रहे हैं। आप इसे देखें और अपने सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में लिखें। धन्यवाद। अब हम चलते हैं केस स्टडी के अर्थ की ओर कि केस स्टडी क्या होती है। शुरू में हम थोड़ा सा परिचय देंगे, फिर अर्थ, परिभाषा, उद्देश्य, प्रकार, प्रयोजन, सोपान और महत्व पर आएंगे। तो चलते हैं हम व्हाइट बोर्ड की ओर कि केस स्टडी को हम किन किन नामों से जानते हैं। डॉक्टर सावित्री चौधरी अपने बीएड के विद्यार्थियों के लिए सेशनल का एक कार्यक्रम लेकर आई हैं। उसकी बहुत डिमांड हो रही थी कि मैम केस स्टडी समझाइए, तो आज हम केस स्टडी पर बात करेंगे। व्हाइट बोर्ड पर मैंने छोटा सा बहुत संक्षिप्त में परिचय लिखा है, फिर हम अर्थ, परिभाषा, इसका क्षेत्र, इसका प्रयोग आदि पर चलेंगे। लेकिन इससे पहले एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लें इसका। मैं आपको व्हाइट बोर्ड दिखा रही हूँ, आप व्हाइट बोर्ड देखें, स्क्रीनशॉट ले लें, फिर आगे समझाने की प्रक्रिया शुरू करते हैं। आज हम अपने पाठ्यक्रम के अंतर्गत बात कर रहे हैं केस स्टडी की। केस स्टडी को क्या कहा जाता है, इसका प्रयोग कहाँ होता है, इसका एक सामान्य परिचय मैं व्हाइट बोर्ड के माध्यम से आपको समझाती हूँ। देखिए, केस स्टडी ये एकल अध्ययन विधि, किन किन नामों से इसको बुलाया जाता है, पुकारा जाता है, क्या क्या नाम है इसके, तो आप देखेंगे जीवन व्रत नाम है इसका, इतिहास गाथा परीक्षण, जीवन गाथा परीक्षण, फिर इधर चलेंगे आप केस स्टडी मेथड। आरपीएससी पे क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि जीवन गाथा, आप देखिए नाम क्या है, जीवन गाथा। अंग्रेजी में हम क्या ढूंढेंगे, केस स्टडी। तो जीवन गाथा किसका नाम है, ये कब प्रयोग में आती है, इस तरह का आरपीएससी में क्वेश्चन फ्रेम हो चुका है, इसलिए हम थोड़ा सा इस पर ध्यान देंगे। इसके जो विभिन्न नाम हैं उन नामों को अभी हमने देखा। अब देखिए होता क्या, एक सामान्य सा परिचय, फिर हम सिस्टमेटिक चलेंगे अर्थ और परिभाषा पर। देखिए, अगर मोटे तौर पर हम इसे समझें तो केस स्टडी का मतलब एकल अध्ययन का अर्थ होता है गहराई तक अध्ययन करना। अब देखिए किसको क्या कहा जाता है, एक और उपमा दी जाती है केस स्टडी को। इस परीक्षण को, ये एक टेस्ट है, इस परीक्षण को नैदानिक मनोविज्ञान की आत्मा भी कहा जाता है। जैसे टेस्ट है, कौन कौन से टेस्ट होते हैं, प्रश्नावली होती है, अनुसूची होती है, अभिवृत्ति मापनी होती है, बहुत सारे टेस्ट हैं। ऐसे ही केस स्टडी भी एक परीक्षण है। अब देखिए, एकल अध्ययन किसी भी तथ्य का विस्तृत अध्ययन है, परंतु वो वस्तुनिष्ठ सूचनाओं के स्थान पर सैद्धांतिक सूचनाएं देता है। एकल अध्ययन में विभिन्न सोर्सेज के माध्यम से हम सूचनाएं एकत्र कर सकते हैं। एकल अध्ययन विधि किसी व्यक्ति विशेष से संबंधित नहीं है। अभी हम इसे क्लियर करेंगे जब हम आगे पढ़ेंगे। कोई भी अनुसंधान मतलब रिसर्च, शोध, कोई भी अनुसंधान हेतु एकल अध्ययन का जो हम प्रयोग करते हैं, इस टूल का जो हम प्रयोग करते हैं, विधि और प्रविधि दोनों तरफ से करते हैं। एकल अध्ययन विधि
एक विशिष्ट विचार को जन्म देती है जब हम इसे काम में लेकर आते हैं, और एकल अध्ययन किन्हीं विशिष्ट स्थितियों में संचालित होता है। इसमें वस्तुनिष्ठ विधि अथवा व्यक्तिगत निरीक्षण की आवश्यकता होती है। यह एक सामान्य सा परिचय था व्यक्तिगत अध्ययन के बारे में कि व्यक्तिगत अध्ययन क्या होता है, केस स्टडी क्या होती है। अब मैं आपको सरल भाषा में समझाती हूँ, फिर उसके बाद हम अर्थ पे चलेंगे और परिभाषा पर चलेंगे कि परिभाषा क्या होती है, अर्थ क्या होता है। तो अर्थ के बारे में हम अब बात करेंगे। व्हाइट बोर्ड पे मैं लिख देती हूँ पहले कि है ना अर्थ क्या होता है, परिभाषा क्या होती है, फिर मैं उसके बारे में आपको समझाती हूँ। हम बात करेंगे सरल शब्दों में एकल अध्ययन विधि की, कि अनुसंधान के क्षेत्र में एकल अध्ययन विधि को प्रविधि और विधि दोनों की प्रक्रिया के रूप में या दोनों ही रूप में स्वीकार किया जाता है। ये जो एकल अध्ययन है ये एक विधि के तौर पर एक विशिष्ट विचार को जन्म देता है। ये केवल एक व्यक्ति विशेष तक सीमित नहीं है, अपितु अनुसंधानकर्ता उन महत्वपूर्ण तथ्यों को एकत्रित करता है जो उसकी समस्या के लिए समाधान के लिए, जो उसने समस्या ली उसके समाधान से संबंधित होते हैं। यदि हमारा अध्ययन विशिष्ट संदर्भ क्रिया है तो हमारी जानकारी में किसी आदर्श प्रतिरूप का होना आवश्यक है। उसका महत्व और अधिक बढ़ जाता है। एकल अध्ययन विधि जो होती है वो एक क्रमवार अनुदैर्ध्य अध्ययन नहीं है, बल्कि ये निर्भर करता है कि व्यक्ति किस प्रकार की सूचनाएं प्राप्त करना चाहता है। इस प्रकार हम ये जान सकते हैं, हम ये समझ सकते हैं कि एकल अध्ययन विधि विशिष्ट स्थितियों में संचालित होने वाली विधि है। इसमें वस्तुनिष्ठता के साथ साथ व्यक्तिगत निरीक्षण की भी हमें आवश्यकता होती है। वास्तव में एकल अध्ययन का मतलब होता है गहराई तक अध्ययन करना। एकल अध्ययन किसी एक विस्तृत अध्ययन है, परंतु वस्तुनिष्ठ सूचनाओं के आधार पर यह हमें कुछ सैद्धांतिक सूचनाएं भी प्रदान कराता है। यह उस संदर्भ में विस्तृत ज्ञान देता है, परंतु एक बात का हमें ध्यान रखना है कि उस ज्ञान से हटकर हम उसका सामान्यकरण नहीं कर सकते या वो सामान्यकरण नहीं करता। अगर हम भौतिक विज्ञान में देखें तो भौतिक विज्ञान में प्रत्येक एकल जनसंख्या का शुद्ध प्रतिनिधित्व करती है, परंतु यदि हम शिक्षा शास्त्र में देखें तो उसकी इकाइयां जनसंख्या का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकती। तो व्यक्तिगत विभिन्नताओं और आंतरिक व्यक्तिगत विभिन्नताओं के कारण पूर्व कथन केवल ज्ञान द्वारा ही प्राप्त हम कर सकते हैं, ऐसा संभव नहीं है। कोई भी सांख्यिकी अनुमान किसी भी तथ्य की खोज के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता। अब हम बात करेंगे एकल अध्ययन का क्या अर्थ है, क्या परिभाषा है, कैसे कैसे हम इसका प्रयोग करते हैं। एकल अध्ययन का अर्थ आप व्हाइट बोर्ड पर देखेंगे। एकल अध्ययन का अर्थ पर हम बात कर रहे थे, तो एकल अध्ययन का अर्थ मैं आपको विस्तार से समझाऊं। इससे पहले मैं चाहूँगी कि आप व्हाइट बोर्ड पर देख लें। मैं थोड़ी देर के लिए क्विट होती हूँ यहाँ से, आप व्हाइट बोर्ड को देख लें और मुख्य बिंदु उतार लें और उसका स्क्रीनशॉट भी आप ले लें, जिससे आप अभी वीडियो देख लें, फिर बैठ के आप आराम से तसल्ली से उतार सकते हैं। तो मैं आपको ले चलती हूँ व्हाइट बोर्ड की ओर। एकल अध्ययन के अर्थ के विषय पर बात करने से पूर्व हम चलते हैं कि ये शब्द कहाँ से आया। तो आप देखेंगे ई टाइडमैन हैं, स्विट्ज़रलैंड के हैं। ई टाइडमैन स्विट्ज़रलैंड के हैं, 1787 किताबों में लिखा हुआ पाया गया है। तो यहाँ केस स्टडी के बारे में हमें इतनी जानकारी मिलती है कि ई टाइडमैन है, लेखक हैं और स्विट्ज़रलैंड के रहने वाले हैं। 1787 में केस स्टडी पर इन्होंने बात की थी। अब हम चलते हैं अर्थ पर। अब देखिए क्या अर्थ होता है, एकल का क्या अर्थ होता है। एकल का अर्थ है एक संस्था, राष्ट्र, धर्म, एक व्यक्ति या समूह किसी से भी हो सकता है।
इस प्रकार की स्थिति मतलब एकल का ही संकेत करती है। ये जो आप पढ़ रहे हैं ना, यहाँ पर व्यक्ति है, राष्ट्र है, धर्म है, समूह है, ये हम यहाँ पर ही बताना चाहते हैं कि इस प्रकार की जो स्थिति है, ये सब जो है ये एकल का ही संकेत करते हैं। एकल का अर्थ किसी भी इकाई से हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल देखेंगे, एकल का एक निकट अध्ययन, एकल एक गहन अध्ययन, संचयी अध्ययन, उपचारात्मक अध्ययन। फिर देखेंगे आप कहाँ पर काम आता है। विशेषता सामान्य भाषा में जो सामान्य लोगों को जानकारी है, आम लोगों को जानकारी है कि केस स्टडी कौन बड़ा गहन अध्ययन होता है, गहराई तक पहुँचाने वाला अध्ययन होता है, तो विशेषता कहाँ काम किया जाता है, तो आमतौर पर ये धारणा देखने को मिलती है। एकल अध्ययन अधिकतर पुलिस में घटना की पूछताछ के लिए जांच में लिया जाता है, लेकिन निर्देशन में एकल का अध्ययन का अर्थ बिल्कुल अलग है। यहाँ पर है, इसका तात्पर्य निर्देशन में इसका उन स्थितियों की उन्नति से है जिनके आधार पर पूर्व सूचनाओं के आधार पर निदान में सहायता मिलती है और हम उपचार करते हैं। तो ये हमने बात की थी इसके अर्थ की, प्रतिपादक की, कहाँ बना था उसकी। अब हम बात करेंगे एकदम सरल भाषा में जिससे आपको समझ में आ जाए कि एकल क्या है। देखिए, पहले भी हमने बात की है, फिर मैं इस लाइन को वापस जोड़ रही हूँ। एकल का अर्थ किसी व्यक्ति विशेष से नहीं है, बल्कि एकल का अर्थ एक संस्था से, राष्ट्र से, धर्म से, एक व्यक्ति या व्यक्ति समूह से हो सकता है। इस प्रकार की जो स्थिति है वो ये संकेत करती है कि एकल का अर्थ किसी भी इकाई से हो सकता है। इकाइयाँ अलग अलग हो सकती हैं, कभी एकल का निकट अध्ययन, कभी एकल का गहन अध्ययन, कभी संचयी अध्ययन, कभी उपचारात्मक अध्ययन। एकल अध्ययन अधिकतर पुलिस की पूछताछ की जांच के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। इसका उद्देश्य उन तथ्यों की जानकारी प्राप्त करना होता है जिसके आधार पर अपराधी को दंड दिलाया जा सके। यदि हम निर्देशन की बात करते हैं कि निर्देशन में एकल अध्ययन क्या अर्थ होता है, तो ये इस अर्थ से पूर्णतः भिन्न होता है। एकल अध्ययन का उद्देश्य उन स्थितियों की उन्नति से होता है जिसके आधार पर, सूचनाओं के आधार पर हमें चिंतन में सहायता मिलती है और इसका उपचार संभव हो जाता है। अब हम बात करेंगे कि एकल अध्ययन की क्या क्या परिभाषाएं हैं। दो परिभाषाएं, बहुत सारी परिभाषाएं, लेकिन हम पीवी यंग के बारे में पढ़ेंगे। आरपीएससी में क्वेश्चन फ्रेम हो चुका है। व्यक्तिगत अध्ययन विधि की परिभाषा, ये परिभाषा उन्होंने वहां पर परिभाषा कोट की हुई थी, फ्रेम की हुई थी और कहा था ये परिभाषा किसकी है। या उल्टा भी पूछ सकते हैं, पीवी यंग ने इनमें से कौन सी परिभाषा दी है। या एक और नया तरीका आरपीएससी ने इजाद किया है, वो उस परिभाषा के कुछ चुने हुए मान्य प्रामाणिक शब्दों का चयन कर लेती है और पूछती है कि इन शब्दों का इस्तेमाल कौन से राइटर ने अपनी परिभाषा में किया है। तो हम दो ही परिभाषा पढ़ेंगे, उसके बाद एकल अध्ययन का क्या योगदान है, क्या उद्देश्य हैं, क्या अवस्थाएं हैं, एकल अध्ययन का क्या प्रकार है, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो आप व्हाइट बोर्ड की ओर देखेंगे, मैं ये दोनों परिभाषा यहाँ पर लिख रही हूँ, आप इसे उतार लें। ये सैद्धांतिक परीक्षाओं के साथ साथ आरपीएससी के लिए भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। एकल अध्ययन के अर्थ के बाद अब हम बात करेंगे परिभाषा की, कि एकल अध्ययन की भिन्न भिन्न लेखकों ने क्या क्या परिभाषा दी है। सबसे महत्वपूर्ण परिभाषा जो आरपीएससी भी पसंद करती है, पीवी यंग उनके पसंदीदा समाजशास्त्री हैं और आप देखेंगे ये परिभाषा पहले पूछी जा चुकी है, 2-3 प्रकार से पूछी जा चुकी है। तो हम सबसे पहले परिभाषा की ओर चलते हैं। देखिए, पीवी यंग के अनुसार एक परिभाषा मैं आपको यहाँ बता रही हूँ, उसके बाद आप देखेंगे, उसके बाद मैं आपको 2-4 परिभाषाएं और भी समझा दूंगी। देखिए, सबसे मुख्य परिभाषा, किसी व्यक्ति अथवा समूह का गहन अध्ययन ही जीवन का ऐतिहासिक अध्ययन कहलाता है। पीवी यंग ने एकल अध्ययन के बारे में, केस स्टडी के बारे में ये परिभाषा दी है। अब हम बात करेंगे अगले चरण की ओर, और वो है एकल अध्ययन के उद्देश्य। केस स्टडी के क्या ऑब्जेक्टिव हैं। आप देखिए क्या क्या ऑब्जेक्टिव है। आप पहले पॉइंट राइट डाउन करेंगे, मैं आपको थोड़ा सा लिख के बता देती हूँ, आप थोड़ा सा राइट डाउन करेंगे इसको, फिर मैं आपको डिटेल से समझा दूंगी।
अब देखिए एकल अध्ययन के उद्देश्य, केस स्टडी के ऑब्जेक्टिव। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव देखिए क्या कह रहा है, उपचारात्मक उद्देश्य। इसका डिटेल है कहाँ पर हम उपचार लेते हैं, तो बीमारी से संबंधित डॉक्टर से जो वार्ता होती है, जो परामर्श होता है, वहाँ भी हम इसे काम में लेकर आते हैं। आप देखेंगे कभी कोई बीमारी होती है, आपको डॉक्टर आपसे पूछता है आपके माता पिता को थी क्या, आपके परिवार में किसी को है क्या, आपके घर में किसी को है क्या, आपके रिश्तेदार, आप कहाँ पर रहते हैं, इस तरह की बहुत सारी जानकारियाँ लेता है। तो एकल अध्ययन का जो उद्देश्य है वो उपचारात्मक उद्देश्यों के अंतर्गत भी गिना जाता है। अब हम बात करते हैं निदानात्मक उद्देश्य की। इसका संबंध शिक्षा से है, कक्षा शिक्षण से है, आपसे है, मुझसे है, अर्थात शिक्षक से है और शिक्षार्थी से है। उसकी समस्याओं से है, गृह कार्य क्यों नहीं करके लाता है, कक्षा से पलायन क्यों कर जाता है, झूठ क्यों बोलता है। तो आप ये देखेंगे, अभी मैं आपको सरल भाषा में समझाऊंगी, उदाहरण के माध्यम से मैंने आपको समझाया। फिर है शैक्षिक व मनोवैज्ञानिक समस्याओं से। बहुत सारी ऐसी समस्याएं होती है, बच्चा आप देखें क्लास में हकलाता है, बोल नहीं पाता, संकोची होता है, डिप्रेशन में चला जाता है, मेंटल डिसऑर्डर हो जाता है, डिप्रेशन हो जाता है, एंजाइटी हो जाती है, ओसीडी से ग्रसित हो जाता है। ऐसी बहुत सी बातें हैं जो हम अभी करेंगे। अन्य सूचनाओं को एकत्रित करना, इसके अलावा भी इस टूल का प्रयोग बहुत सारे क्षेत्रों में किया जाता है। जब मैं आपको सरल भाषा में समझाऊंगी तो इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। अब हम बात करते हैं एकल अध्ययन के प्रकार। देखिए लिखा है केस स्टडी के टाइप ऑफ केस स्टडी। कितने प्रकार की? 6 प्रकार की यहाँ पर मैंने अंकित किया हुआ है। कौन कौन सी है एक एक करके देखते हैं। सामाजिक या समुदाय एकल अध्ययन। दूसरा देखेंगे कारण का तुलनात्मक अध्ययन। तीसरा देखेंगे क्रियात्मक विश्लेषण। चौथा देखेंगे पाठ्य वस्तु का विश्लेषण। 5वां पॉइंट देखेंगे, मतलब 5वां प्रकार देखेंगे अनुगामी कार्यक्रम। अब देखिए छठा देखेंगे अध्ययनों की प्रवृत्ति। अब हम बात करेंगे, तो हमने बात की उद्देश्य की, अब हम बात करेंगे एकल अध्ययन की कौन कौन सी अवस्थाएं होती हैं। तो यहाँ मैंने मुख्यतः 3 प्रकार की विशेषताओं की आपके सामने चर्चा की है। पहली विशेषता देखिए, पिछली बातों का अवलोकन जो अतीत के जीवन से संबंधित है और उन लिखित तथ्यों के आधार पर वर्तमान स्थिति को जानने में उपयोगी है। दूसरी अवस्था देखेंगे एकल के वर्तमान स्तर से संबंधित, एकल मतलब एकल अध्ययन विधि वर्तमान स्तर से संबंधित दूरदर्शिता रखना, दूरदर्शिता सोचना, दूर का सोचना, भविष्य में अगर मैंने ये कदम उठाया तो इसका क्या होगा, ऐसे बहुत दूर की सोच रखकर काम करना। दूरदर्शिता रखना जो कि स्थिति की जानकारी हेतु सहायक होती है, जिसमें सुधार और सुझाव दोनों ही अपेक्षित होते हैं। अब बात कर रहे हैं हम एकल अध्ययन की अवस्थाओं की तीसरी अवस्था की। समान अवस्थाएं जो भावी प्रगति व सुधार के लिए परीक्षण के रूप में लाई जाती हैं, एकल उपचार के लिए प्रस्तुत की जाती हैं। तो अभी हमने बात की परिभाषा पर, देखिए परिभाषा पर हमने बात की, उद्देश्य पर हमने बात की, प्रकार पर हमने बात की और अवस्थाओं पर हमने बात की। अब हम चलते हैं बिल्कुल सरल भाषा में आपको समझाने के लिए 1-2 और परिभाषाएं मैं आपको बताती हूँ। आप देखेंगे, आप वीडियो पॉज करके आप उन्हें लिख भी सकते हैं। हम बात करेंगे परिभाषा की और हम बात करेंगे पीवी यंग की, जो आरपीसी को बहुत ज़्यादा पसंद है और सेकंड ग्रेड में इसके बहुत से क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं परिभाषा को लेकर। तो पीवी यंग की हम बात करते हैं। अब देखिए क्या कह रहे हैं ये, एक परिभाषा तो आप व्हाइट बोर्ड पर देख ही चुके हैं। अब दूसरी परिभाषा आप इनकी सुनिए। एकल अध्ययन एक ऐसी प्रक्रिया है जो सामाजिक जीवन की इकाई को विभाजन व खोज करती है, चाहे वह व्यक्तिगत परिवार, संस्था, संस्कृति, समूह हो या फिर सार्वभौमिक समुदाय हो। यह भी परिभाषा पीवी यंग ने दी है। चलिए अब हम बात करते हैं क्या है एकल अध्ययन। तो हमने कहा कि एकल अध्ययन कुछ व्यक्तियों के तुलनात्मक अध्ययन पर आधारित गहन अध्ययन है। कभी कभी व्यक्तिगत अध्ययन तक भी ये सीमित हो जाता है।
अब बात करेंगे हम अगली परिभाषा की, जिसको दिया है गुड और स्केटस ने। क्या कहते हैं स्केटस? देखिए, स्थिति अवलोकन एकल अध्ययन प्रक्रिया की को आवश्यक विधि उस प्रकरण की भावनाओं से संबंध रखती है जिसमें व्यक्तिगत जीवन का अध्ययन या समुदाय का किसी समूह आदि को माना जाता है। इकाई का संबंध उन प्रदत्तों से होता है, डेटा से जो जीवन काल के ऐतिहासिक पक्ष के उस एकल से संबंधित हो जो पूर्ण जीवन प्रदर्शित करता हो या उनसे जीवन प्रदर्शित होता हो, चाहे वह व्यक्तिगत इकाई हो या पारिवारिक या सामाजिक समूह। व्यवहार से संबंधित मिश्रित परिस्थितियां अथवा सामूहिक कार्यों का परीक्षण इसमें किया जाता है। उन तथ्यों का संकलन जो कि संबंधित बातों से जुड़ा हुआ है या उसके जानने के लिए वर्तमान स्थितियों वो हम और तथ्यों को प्रकट करते हैं। आप देखेंगे ये सारा। अब मैं योगदान की बात करती हूँ। क्या योगदान है एकल अध्ययन का आपके क्षेत्र, इस अनुसंधान के क्षेत्र में? तो देखिए, एकल अध्ययन का क्या योगदान है। तो जो ओस्लोन है उन्हें बहुत सारे रूप में उसको विभाजित किया है। पहली बात हम करते हैं, एकल का वर्गीकरण विशिष्ट वर्गों में संप्रेषण के समाधान में व्यावसायिक कार्यकर्ताओं हेतु समस्याओं की प्रवृत्ति से संबंधित होता है। एक उदाहरण देती हूँ, आपको आसानी से समझ में आता है उदाहरण द्वारा। एकल का वर्गीकरण प्रारंभिक अध्ययन संस्थान कार्यालय में प्रेषित जाति है, आयु है, लिंग है, समस्याएं हैं, बुद्धि का स्तर है, विद्यालय है, आर्थिक स्तर है, वो अन्य प्रदत्तों का अध्ययन करने से है। दूसरी देखिए, इसका दूसरा योगदान देखिए, संबंधित व्यक्तियों के ऐतिहासिक तथ्यों के कार्यक्रमों का मूल्यांकन करना। उदाहरण देखिए आप, ये तो एक टर्म था जो मैंने आपको पढ़ के से बता दिया, लेकिन आप ये देखिए उदाहरण से हमें जल्दी समझ में आता है कि 10 साल की उम्र तक के अपराधी जो बालक होते हैं, मनोवृत्ति के बालकों के स्वभाव का अध्ययन करना। जो उसके माता पिता हैं, अध्यापक हैं, उसका चिकित्सालय है, संस्था है आदि के द्वारा लाए गए सुधारों के अध्ययन का परिणाम होता है। एकल की पिछली बातों पर उस अध्ययन से संबंधित है जो उसकी आज वर्तमान स्थिति को जानने के लिए उपयोगी होती है। अगले योगदान की बात करते हैं, सामाजिक संस्थागत समूह एवं परिवार, कक्षाओं, विद्यालय या समाज के अध्ययन के द्वारा किया जाना। अगले योगदान की बात करते हैं, जैसे व्यावसायिक पाठ्यक्रम होते हैं, व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में स्थित सामग्री को संस्थाओं में उपलब्ध करवाना। अगले इसकी बात करते हैं, जैसे सांख्यिकी परिणाम हैं, जैसे स्टैटिस्टिक्स लगती है तो सांख्यिकी परिणामों की अर्थापन करना, उनका प्रामाणिक हो जाना, जैसा कि दो समरूप स्थितियों के ऐतिहासिक विवरणों के तथ्यों से जाना जाता है। आप देखेंगे, अब बात करते हैं सामान्यीकरण की, अंतिम योगदान की। योगदान बहुत सारे हैं, मैं आपको मोटा मोटा उनका प्रारूप बता रही हूँ। सामान्यीकरण के सूत्रों के प्रतिपादन उन तथ्यों के परिणामों के द्वारा किया जाता है या की जाती हैं जो मुद्रित विज्ञप्ति के समय से हमें प्राप्त होते हैं, जैसे कि चिकित्सा का कुछ सामाजिक, मनोवैज्ञानिक या शैक्षिक क्षेत्रों में किया जाता है। अब हम बात करते हैं उद्देश्य की। सबसे पहले हमने बात की थी उपचारात्मक उद्देश्य। इसमें डॉक्टर सामने वाले व्यक्ति से, जो पेशेंट है, उससे क्या बात करता है? बीमारी से संबंधित वार्ता करता है। फिर देखिए निदानात्मक उद्देश्य। इसमें कमजोर विद्यार्थियों का जो शिक्षण है उससे संबंधित जो परिस्थिति है उनका उपचार करना और उसको निर्देशन देना। फिर हम बात करते हैं शैक्षिक एवं मनोवैज्ञानिक समस्याओं से संबंधित तथ्यों का अध्ययन करना। अंतिम, अन्य सूचनाओं को एकत्रित करना। ये एक अनुकरणीय कार्य भी हो सकता है। हमने अवस्थाओं के बारे में बात की है, प्रकार के बारे में बात की है, और जहाँ तक मैं समझ पा रही हूँ आपको धीरे धीरे एकल अध्ययन का जो अर्थ है, परिभाषा है, प्रकार है, उद्देश्य है, योगदान है, वो सब समझ में आ गया होगा। और आप इस बात के लिए, आज का जो हमारा टॉपिक था एकल अध्ययन, उस बात के लिए आप हमें कमेंट्स कर सकते हैं। आप सब्सक्राइब कीजिए, आपका अपना चैनल है, आप अपना पसंदीदा विषय पढ़ रहे हैं, आप इसे लाइक कीजिए
और जो बेल आइकन आया हुआ है उसको आप क्लिक कर दीजिए, आपको नोटिफिकेशन भी मिलेगा और अगले प्रकरण की सूचना भी मिलेगी। यदि आप चाहते हैं अपना मनपसंदीदा कोई सा भी टॉपिक किसी भी विषय से संबंधित, अपने पाठ्यक्रम से संबंधित ना होकर पाठ्यक्रम से परे भी, यदि वो आपके आरपीएससी की परीक्षाओं के लिए, आपके भविष्य के लिए उपयोगी है, तो हमारी कोशिश रहेगी, हमारा ऐसा प्रयास रहेगा कि हम जरूर उस पर एक वीडियो बनाएं। धन्यवाद।